नमस्कार। आज हम भारत की अपनी डिजिटल मुद्रा ई रुपी की गहराई में उतरेंगे। सोचिए, आपके पर्स में रखे नोट और सिक्के अब डिजिटल, सीधे रिजर्व बैंक की गारंटी के साथ। तो आज हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, भाई ये ई रुपी असल में है क्या, ये हमारे रोज के यूपीआई या पेटीएम वगैरह से कितना अलग है, और वो बिटकॉइन से इसका क्या लेना देना, सरकार क्यों ला रही है इसे, और सबसे जरूरी, उम्मीदें क्या हैं और डर क्या, खासकर वो प्राइवेसी वाली बात जो कैश के साथ जुड़ी है। हाँ, वो अहम मुद्दा है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले एकदम साफ करते हैं, ई रुपी कोई प्राइवेट कंपनी का वॉलेट नहीं है जैसे पेटीएम या गूगल पे। बिल्कुल नहीं। यह है भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई, उसकी जारी की हुई भारत की ऑफिशियल डिजिटल मुद्रा है ना। हाँ, इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या सीबीडीसी कहते हैं। सीबीडीसी, हाँ। और ये आरबीआई की सीधी जिम्मेदारी है। जैसे आपके हाथ में रखा हुआ वो कागज का नोट होता है ना, वो आरबीआई का एक वादा है। वैसे ही ये डिजिटल रूप भी आरबीआई की बैलेंस शीट पर एक देनदारी मतलब लायबिलिटी के तौर पर दिखता है। अच्छा। इसका सीधा मतलब है कि ये सॉवरेन गारंटी वाली मुद्रा है। लीगल टेंडर, जैसे आप किसी को 500 का नोट दें तो वो मना नहीं कर सकता, वैसे ही इसे भी स्वीकार करना होगा। तो मतलब असली रुपए का ही डिजिटल अवतार, ई रुपी, डिजिटल रुपी, सीबीडीसी, कुछ भी कह लो। हाँ, लेकिन हाँ, एक कंफ्यूजन है, एक और चीज है ई रुपी नाम से, वो प्रीपेड वाउचर वाला सिस्टम। हाँ, वो बिल्कुल अलग है। ये वो नहीं है। ये उससे एकदम अलग है। बिल्कुल। और इसे लाने के मकसद भी कई हैं। एक तो लेन देन को ज्यादा तेज, ज्यादा एफिशिएंट बनाना, और साथ ही वो जो कैश छापने, उसे संभालने, देश भर में भेजने का खर्चा है ना, वो बहुत ज्यादा हो सकती है। फिर पारदर्शिता बढ़ाने की बात है, और दुनिया भर में जो डिजिटल करेंसी का ट्रेंड चल रहा है उसमें भारत पीछे ना रहे। सही बात है। अच्छा, तो ये दिखता कैसे है, मतलब हाथ में तो आएगा नहीं, डिजिटल है। हाँ, हाथ में तो नहीं आएगा। ये बेसिकली आरबीआई के सिस्टम में एक डिजिटल एंट्री है, एक टोकन। हाँ, टोकन। लेकिन लोगों को समझाने के लिए आरबीआई ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं। उसमें वैसी डिनोमिनेशंस हैं जैसे कैश में होते हैं 50 पैसे, 1 रुपए का सिक्का, फिर 2 रुपए से लेके 500 रुपए के नोट। पहले 2000 का भी था, वो अब शायद लोड नहीं होता। अच्छा। और मजे की बात, इन डिजिटल टोकन पर भी वैसे ही आरबीआई का नाम, गवर्नर के साइन और वो लाइन, मैं धारक को। वाह, तो कागज का नोट और डिजिटल दुनिया का टोकन, वैल्यू सेम। एग्जैक्टली। पर सवाल वही है, सरकार इसे ला क्यों रही है, खासकर जब यूपीआई इतना बढ़िया चल रहा है, इतने सारे पेमेंट ऑप्शन हैं। हाँ, ये सवाल तो है। इसके कई स्ट्रेटेजिक कारण हैं। पहला तो भारत को डिजिटल इकोनॉमी में आगे रखना, लीडर बनाना। दूसरा फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब वित्तीय समावेशन। वो कैसे? देखिए, थ्योरी में ई रुपी इस्तेमाल करने के लिए बैंक खाते की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कैश की तरह। अच्छा, बिना बैंक अकाउंट के। हाँ, ये इसका मूल विचार है। अगर ऐसा हुआ तो ये उन लोगों तक भी डिजिटल पेमेंट पहुंचा सकता है जो अभी बैंकिंग सिस्टम से पूरी तरह जुड़े नहीं हैं। ये तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। बिल्कुल। और फिर एक सोच ये भी है कि क्योंकि ये डिजिटल है तो शायद काले धन और टैक्स चोरी पर कुछ लगाम लगे, क्योंकि लेन देन का एक डिजिटल फुटप्रिंट तो रहेगा। और ये आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी लागू करने में भी ज्यादा कंट्रोल दे सकता है। और हाँ, वो प्राइवेट क्रिप्टो वाला एंगल भी तो है, बिटकॉइन वगैरह। हाँ, बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सरकार प्राइवेट क्रिप्टो को लेकर, आप जानते हैं, बहुत कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि उस पर कंट्रोल नहीं है। तो ई रुपी एक तरह से उसका जवाब है, एक ऑफिशियल सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल्ड डिजिटल करेंसी, जिससे करेंसी पर आरबीआई का कंट्रोल बना रहे। अच्छा। और आगे चलकर शायद क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, मतलब एक देश से दूसरे देश पैसा भेजना, वो भी सस्ता और तेज हो जाए, क्योंकि सेंट्रल बैंक सीधे आपस में डील कर पाएंगे। ठीक है, तो यहीं पर वो $1 मिलियन सवाल आता है। यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम इतने पॉपुलर हैं, बढ़िया चल रहे हैं, तो फिर ई रुपी की क्या जरूरत, ये अलग कैसे है? हाँ, ये सवाल एकदम जायज है, और इसका जवाब थोड़ा सा बारीक है। देखिए, यूपीआई या मोबाइल वॉलेट्स जो है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। हाँ। आप पेमेंट करते हैं, पैसा आपके बैंक से कटता है, दूसरे के बैंक में जाता है, बीच में बैंक है, एनपीसीआई है, पेमेंट कंपनी है जैसे गूगल, पेटीएम। ई रुपी का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है,
उसे डिजाइन किया गया है डिजिटल कैश की तरह। डिजिटल कैश मतलब जैसे आप जेब से कैश निकाल कर देते हैं ना, हाँ। वैसे ही आप ई-रूपी वॉलेट से ई-रूपी टोकन सीधे दूसरे के वॉलेट में ट्रांसफर कर दें। बीच में बैंक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आइडियली। अच्छा, तो बैंक का चक्कर नहीं। थ्योरी में नहीं, हालांकि अभी जो पायलट चल रहा है उसमें वो बैंक अकाउंट से लिंक करना पड़ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन वही है। और डेटा, जैसे यूपीआई में तो गूगल पेटीएम के पास भी हमारा डेटा जाता है, इसमें क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा फर्क है। यूपीआई या वॉलेट में आपका ट्रांजैक्शन डेटा उन कंपनियों के पास भी जाता है। ई-रूपी क्योंकि सीधे आरबीआई की लायबिलिटी है, इसमें वो थर्ड पार्टी वाला एंगल नहीं होना चाहिए। ट्रांजैक्शन सीधे दो वॉलेट के बीच या आरबीआई के सिस्टम के थ्रू होगा। लेकिन हाँ, अभी जैसा एक स्रोत के डेमो में दिखाया, आप ई-रूपी ऐप से सीधे दुकान का यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट नहीं कर सकते। वो दोनों अभी अलग हैं। अच्छा, अभी जुड़ा नहीं है। हाँ, लेकिन सरकार कह रही है कि जल्द ही इनको जोड़ने का प्लान है, इंटरऑपरेबल बनाने का। ओके, तो ये यूपीआई से अलग हुआ। अब बिटकॉइन उससे कैसे अलग है? सुना है टेक्नोलॉजी कुछ वैसी है, ब्लॉकचेन वाली। हाँ, टेक्नोलॉजी मतलब ब्लॉकचेन या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, डीएलटी, उसका इस्तेमाल हो सकता है दोनों में। लेकिन बस यहीं पर समानता खत्म हो जाती है। अच्छा। कैसे? देखिए, बिटकॉइन चलता है एक पब्लिक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर। डिसेंट्रलाइज मतलब उसे कोई एक कंपनी या सरकार कंट्रोल नहीं करती। कोई भी उसका हिस्सा बन सकता है, लेन देन कर सकता है, और इसमें पहचान काफी हद तक छुपी रहती है। मतलब एनोनिमिटी ज्यादा है, पूरी तरह नहीं पर काफी ज्यादा। ई-रूपी इसका ठीक उल्टा है। ये है प्राइवेट सेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज मतलब आरबीआई का कंट्रोल। बिल्कुल, प्राइवेट मतलब इसे सिर्फ आरबीआई और उसकी चुनी हुई संस्थाएं ही ऑपरेट कर सकती हैं, और सेंट्रलाइज्ड मतलब पूरा कंट्रोल आरबीआई के पास। वही तय करेगा कि कौन यूज करेगा, नियम क्या होंगे, और सबसे जरूरी बात, आरबीआई हर ट्रांजैक्शन को देख सकता है। ओह, तो प्राइवेसी के मामले में तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। बिटकॉइन में गुमनामी, ई-रूपी में पूरी नजर। एग्जैक्टली। और कानूनी तौर पर भी बड़ा फर्क है। भारत में ई-रूपी लीगल टेंडर है, कानूनी मुद्रा। हाँ। आप मना नहीं कर सकते लेने से। बिटकॉइन या कोई और क्रिप्टो वो लीगल टेंडर नहीं है, उसे एक डिजिटल एसेट मतलब संपत्ति माना जाता है। और अगर आप क्रिप्टो बेचकर मुनाफा कमाते हैं तो उस पर सीधा 30% टैक्स है। 30%? हाँ, ई-रूपी पर ऐसा कोई टैक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो कैश ही है एक तरह से। जैसे आप 100 का नोट रखते हैं, उसकी वैल्यू उतनी रहती है, उस पर टैक्स नहीं लगता, वैसे ई-रूपी पर भी नहीं। ये बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, चलिए अब जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं। जो लोग इसे यूज कर रहे हैं पायलट में, उनका एक्सपीरियंस कैसा है? एक स्रोत में डेमो था, क्या दिखा उसमें? हाँ, वो डेमो काफी इंटरेस्टिंग था। पहली बात, इसे यूज करने के लिए कुछ चुनिंदा बैंकों की डिजिटल रूपी ऐप डाउनलोड करनी होती है, आईसीआईसीआई, एसबीआई वगैरह। लेकिन मजे की बात ये कि आप किसी भी बैंक का ऐप लो, अंदर का लुक एंड फील, वो इंटरफेस लगभग एक जैसा ही है, बस रंग और लोगो अलग है। अच्छा, तो लगता है पीछे का सिस्टम आरबीआई नहीं बनाया है। ऐसा ही लगता है, एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म जैसा। लेकिन क्या कोई भी डाउनलोड करके चला सकता है? नहीं, अभी नहीं। अभी सिर्फ पायलट फेज है। बैंक से इनविटेशन मिलना जरूरी है। ओह, इनविटेशन ओनली। हाँ, आम यूजर अभी रजिस्टर करने की कोशिश करेगा तो एरर आ जाएगा। और शुरू में तो कुछ बैंकों ने, जैसे आईसीआईसीआई ने, शर्त लगा दी थी कि ऐप सिर्फ उनके ही कस्टमर यूज कर सकते हैं। अरे, ये तो फिर कैश जैसा नहीं हुआ। हाँ, ये उस सिद्धांत के थोड़ा खिलाफ था। उम्मीद है आगे ये ठीक होगा। ऐप में कुछ खास दिखा डेमो में? 2-3 चीजें बहुत खास थीं। पहली, हर डिजिटल नोट मतलब हर टोकन का एक यूनिक सीरियल नंबर होता है, बिल्कुल असली नोट की तरह। सीरियल नंबर डिजिटल नोट पर? हाँ, डेमो में दिखाया, जब एक यूजर ने दूसरे को मान लीजिए 2 रुपए का टोकन भेजा, तो भेजने वाले के पास जो सीरियल नंबर था, ठीक वही सीरियल नंबर पाने वाले के वॉलेट में दिखने लगा। अरे वाह, मतलब टोकन वही रहता है, बस एक वॉलेट से दूसरे में चला जाता है। बिल्कुल, जैसे कैश का नोट एक जेब से दूसरी जेब में जाता है। ये वही फील देने की कोशिश है डिजिटल में। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि हर एक डिजिटल रुपए को ट्रैक किया जा सकता है कि वो कहाँ गया? हाँ, सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल, क्योंकि सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है और हर टोकन यूनिक है, तो आरबीआई चाहे तो किसी भी टोकन की पूरी हिस्ट्री देख सकता है। ये प्राइवेसी वाला बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस पर आते अभी दूसरी खास बात क्या थी?
दूसरी खास बात थी छुट्टे की, चेंज। हाँ। वो कैसे? मान लीजिए आपके पास सिर्फ 5 का टोकन है। हाँ। और आपको किसी को 4 रुपए भेजने हैं। हाँ। तो ऐप क्या करता है, डेमो के हिसाब से आपका 5 का टोकन सिस्टम के पास जाता है, शायद बैंक के पास। वो उसमें से 4 रुपए पाने वाले को भेजता है और 1 रुपए का छुट्टा, जैसे 1 रुपए का कॉइन टोकन, वो आपके वॉलेट में वापस आ जाता है। अच्छा, ये तो स्मार्ट है, कैश जैसा ही अनुभव। हाँ, कोशिश वही है। बाकी तो ऐप में वही स्टैंडर्ड चीजें हैं, QR कोड स्कैन करके भेजो या फोन नंबर से अगर दूसरे के पास वॉलेट है तो। और पैसे वापस बैंक में भेजने का ऑप्शन भी है, रिडीम करके। हाँ। लोड करने के लिए बैंक अकाउंट या UPI यूज कर सकते हैं। हाँ, एक फनी बात थी उसमें कि 50 पैसे के मल्टीपल में ही लोड हो रहा था। 13 रुपए 25 पैसे लोड करने चाहें तो 13 रुपए 50 पैसे लोड हुए। हाँ, वो शायद अभी पायलट की लिमिटेशन हो। तो ये ऐप की फंक्शनैलिटी है, लेकिन असली मुद्दा, जैसा आपने कहा, वो कॉन्सेप्ट और उसके असर का है, खासकर वो सीरियल नंबर वाली बात। बिल्कुल, और यहीं से हम सीधे कूदते हैं सुरक्षा और गोपनीयता, मतलब सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बड़े सवाल पर। एक तरफ RBI कह रही है कि छोटे लेन देन में कैश जैसी गुमनामी, एनोनिमिटी रहेगी। हाँ, उन्होंने कहा है। दूसरी तरफ आपने बताया कि टेक्निकली हर टोकन, हर ट्रांजैक्शन ट्रैक हो सकता है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चलेंगी? ये तो विरोधाभास है। एकदम सही कहा आपने, और यही ई-रुपी के सामने शायद सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, कैश की सबसे बड़ी खूबी क्या है? उसकी गुमनामी। हाँ। आपने किसी को नोट दिया, बस बात खत्म। वो नोट आगे कहाँ गया आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता। ई-रुपी में ये वाली गुमनामी कम से कम पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, RBI के कंट्रोल में है। तो वो चाहे तो देख सकते हैं कौन किसे कब कितना पैसा भेज रहा है, कौन सा सीरियल नंबर वाला टोकन कहाँ से कहाँ घूम रहा है। तो फिर वो कैश जैसी गुमनामी का वादा, उसका क्या मतलब हुआ? ये अभी तक पूरी तरह साफ नहीं है। हो सकता है RBI कोई लिमिट तय करे कि मान लीजिए 500 रुपए तक के ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं करेंगे, या सिर्फ किसी खास जरूरत जैसे कानूनी मामले में ही देखेंगे। लेकिन वो तकनीकी क्षमता तो हमेशा रहेगी। और जनता में इसी को लेकर चिंता है। क्या इस डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है? क्या सरकार हर छोटे बड़े खर्च पर नजर रखना चाहेगी? ये भरोसे का सवाल है। सही बात है। अच्छा, आम लोगों का क्या रिएक्शन है इस पर? क्या लोग जानते भी हैं इसके बारे में? जागरूकता अभी सच कहूं तो काफी कम है। एक स्रोत ने सर्वे किया था, पायलट लॉन्च के बाद भी शहरों में सिर्फ 46% लोग ही जानते थे कि हाँ, ई-रुपी नाम की कोई चीज आई है। सिर्फ 46%? हाँ, तो अभी बहुत काम बाकी है। लोगों में एक तरह का सतर्क आशावाद है। मतलब उम्मीदें तो हैं कि हाँ, सेफ होगा, कैशलेस पेमेंट आसान होगा, शायद करप्शन कम हो। लेकिन साथ साथ प्राइवेसी को लेकर, सिस्टम कितना भरोसेमंद होगा, हैक तो नहीं हो जाएगा, इन सब बातों को लेकर गहरी चिंताएं भी हैं। खासकर गांव में छोटे दुकानदारों के बीच इसे अपनाना तो और भी मुश्किल होगा। निश्चित रूप से। वहाँ डिजिटल लिटरेसी एक मुद्दा है, स्मार्टफोन सबके पास है या नहीं, इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी है, और सबसे बढ़कर क्या दुकानदार इसे लेने को तैयार होंगे, भरोसा कैसे बनेगा, ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। RBI वैसे बहुत संभल कर चल रहा है। पायलट में अब 5 लाख से ज्यादा यूजर हो गए, 16 बैंक जुड़ गए। वो कह रहे हैं कि कोई जल्दबाजी नहीं है, पहले इसके असर को, इसके नफा नुकसान को अच्छी तरह समझना चाहते हैं। तो आगे का रास्ता क्या दिखता है? कैसे सफल हो गई है? देखिए, इसकी सफलता सिर्फ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं करेगी। सबसे जरूरी है लोगों का भरोसा जीतना। वो कैसे होगा? उसके लिए ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, साफ बताना होगा कि डेटा का इस्तेमाल कैसे होगा, प्राइवेसी कैसे मेंटेन होगी, डिजिटल लिटरेसी बढ़ानी होगी, लोगों को समझाना होगा कि ये है क्या और कैसे काम करता है। व्यापारियों को, खासकर छोटे दुकानदारों को साथ लाना होगा, उन्हें इंसेंटिव्स देने होंगे शायद शुरू में। और जैसा मैंने कहा, प्राइवेसी और सरकारी निगरानी के बीच वो सही बैलेंस ढूंढना होगा, वो बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो ई-रुपी भारत के लिए डिजिटल करेंसी की दुनिया में एक बहुत बड़ा अहम कदम है। ये कोशिश कर रहा है कैश का डिजिटल जुड़वा बनने की। हाँ, एक तरह से। लेकिन इसकी अपनी पहचान है, अपनी चुनौतियां हैं। ये UPI से अलग है, क्रिप्टो से तो बिल्कुल ही अलग है। और इसका भविष्य इस बात पर टिका है कि ये सुविधा, सुरक्षा और गोपनीयता, इन तीनों के बीच तालमेल कैसे बिठाता है। बिल्कुल, फायदे साफ दिख रहे हैं, कॉस्ट सेविंग है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की उम्मीद है, पारदर्शिता बढ़ सकती है। लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं।
लोगों का भरोसा, टेक्नोलॉजी की मजबूती और ये सुनिश्चित करना कि ये सबके लिए उपलब्ध हो, सिर्फ शहरों तक सीमित न रहे। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि लोग इसे सिर्फ एक और पेमेंट ऐप की तरह अपनाते हैं या बाकी इसे डिजिटल कैश मानकर यूज करते हैं। खासकर तब जब उन्हें पता हो कि हर लेन देन पर नजर रखी जा सकती है। सही। और इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा को यहां रोकते हैं। एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर आपको पता हो कि आपका हर डिजिटल कैश थियरी में ही सही ट्रैक हो सकता है, तो क्या आप उसे वैसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसे आप असली कैश को करते हैं, या ये आपके खर्च करने के पैटर्न को, आपकी सोच को बदल देगा? ये सोचने वाली बात है। इस पर सोचते रहिएगा और इस विषय पर नजर बनाए रखिएगा। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक की गहराई में उतरने के लिए।